हेलो बच्चों, आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इसके पहले हम वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि वैद्युत विभव है क्या, और यह वैद्युत विभव का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चलिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आवश्यकता क्या है फिजिक्स में, इसको हम समझते हैं। तो देखो, कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं। जैसे मान लो कि हमारा जो घर है वो 3 मंजिल का है, पहला दूसरा 3 फ्लोर है इसमें। तो अगर आपको पानी टंकी में भेजना है जो तीसरे फ्लोर के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आपको वैद्युत मोटर नल के पास यानी हैंड पंप के पास लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी पड़ती है, तब वह पंप चलता है, जमीन से पानी को खींचता है और पानी को भेजता है टंकी में। ये तो बात समझ में आ गई। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होती है, तब ये प्रोसेस है। यानी बिना मोटर लगाए आप तीसरे या चौथे या दूसरे या एक ही मंजिल के छत पर पानी टंकी में नहीं भर सकते। वो अलग बात है कि बाल्टी से ले जाके भर दोगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक। लेकिन क्या वैद्युत के केस में भी ऐसा होता है? पहले मंजिल में लाइट आई, पहला मंजिल का जो छत है वो पोल के बराबर है, जो घर के सामने आपके बिजली का पोल लगा है उसके बराबर, तो समझ में आता, तार जोड़ा, बिजली ऐसे चली आई होगी, इलेक्ट्रिसिटी। फिर दूसरे साल दूसरा मंजिल बन गया, तो हमने देखा भाई दूसरे मंजिल में हमको इलेक्ट्रिसिटी की पंखे, ट्यूबलाइट, एलईडी का सप्लाई देना है, बस तार जोड़ के और वहां लेके चले गए। अब क्या है, दूसरा मंजिल ऊंचा हो गया और जो पोल है वो नीचा हो गया, तब भी इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। कुछ दिन बाद आपका तीसरा मंजिल भी बन गया, तब भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जा रहा है। उसके लिए कोई अतिरिक्त पंप की जरूरत नहीं पड़ रही है, मोटर की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन हाँ, वहीं पर पहला मंजिल बना, दूसरा मंजिल बना, तो आपका मोटर चेंज हो गया, आपका घर 5 मंजिल का हो गया, तो पहला वाला मोटर निकल के बड़ा मोटर लग गया। अच्छा, पानी पहुंचाने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल मशीन लगाना पड़ता है, लेकिन वैद्युत पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। वो तीसरे चौथे पांचवें छठे मंजिल पे चला जा रहा है, जबकि आपका जो पोल है, बिजली का पोल है, वो काफी नीचे है, 5 मंजिल पोल, इतना नीचे, तब भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जा रही है। भाई, इस घटना को समझने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के बाद ही हमको समझ में आएगा कि किस प्रकार जो हमारे स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन होते हैं, वहां से वैद्युत हमारे घरों में चला आता है। हमारे घर के 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, जितना भी माला आप बनवा लें वहां तक पहुंच जाता है। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मोटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस सब घटना को जानने के लिए आपको वैद्युत विभव को जानना पड़ेगा। वैद्युत विभव के अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात होगा कि आवेश किधर जा सकते हैं, धन आवेश किधर चल सकता है या ऋण आवेश किधर चल सकता है, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर हम अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगा देते हैं, ठीक है, जैसे आपने चार्ज में लगाया और रात भर छोड़ दिया, आप सो गए, तो आप सुबह उठ के देखते हो कि 100% तक आवेशित हो जाता है। इससे ज्यादा क्यों नहीं होता है? कौन है जो आवेश को 100% होने पर रोक देता है कि भाई अब तुम बोर्ड से मोबाइल के अंदर नहीं जाओगे? ठीक है, अगर वो रोकने वाला ना रहे तो मोबाइल आपको तो ब्लास्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? बैटरी ब्लास्ट कर जाएगी। इन्वर्टर की जो बैटरी है, तो इन्वर्टर की बैटरी कब तक आवेश को अपने अंदर लेगी? बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जो वैद्युत हम घर में लगाए हैं, जो पोल से सप्लाई खींचे हैं, उसमें आवेश का अपार भंडार है। आप घर में 10 लोग हो, 10 लोग मोबाइल लगा दो, एक ही समय पे वो चार्ज कर देगा। ऐसा नहीं है कि भाई पहले का चार्ज होगा, दूसरे का चार्ज होगा, तीसरे का चार्ज होगा, फिर बाद में चौथे का कम समय में चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि चार्ज खत्म हो गया, अब हम पोल से दूसरा तार लेके आए तब चार्ज होगा, नहीं। लेकिन भाई हमारे मोबाइल में वो एक्स्ट्रा चार्ज जाने से रोक कौन रहा है? हमारे इन्वर्टर की बैटरी में एक्स्ट्रा अतिरिक्त आवेश जाने से रोक कौन रहा है? ठीक है, या किसी चालक को हम कब तक आवेशित कर सकते हैं? अभी तक हम ये पढ़े हैं कि किसी चालक को धनावेशित करना है या ऋणावेशित करना है तो यह करना चाहिए, या अब ये पढ़ना है, ये समझना है कि किसी चालक को हम कब तक आवेश दे सकते हैं, या कोई भी चालक कब तक आवेश ले सकता है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग को समझ में आएगा जब हम वैद्युत विभव को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो वैद्युत विभव है क्या? वैद्युत विभव है क्या? लिख सकते हैं, वह भौतिक राशि
भौतिक राशि जिससे आवेश प्रवाह की दर और दिशा का निर्धारण होता है, वैद्युत विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव पढ़कर हमें यह पता चलेगा कि जो आवेश है उसके प्रवाह की दिशा क्या है और प्रवाह की दर क्या है। ये सब की जानकारी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा पढ़ने पर आएगा, और जो घटनाएं मैंने इसके पहले बताई है वो भी घटना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो वैद्युत विभव के बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशि है जिससे आवेश प्रवाह की दर और उसकी दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, अब वैद्युत विभव का तो ये जनरली हो गया कि वैद्युत विभव हम इस तरह से किसी को बता सकते हैं। अब वैद्युत विभव की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? पहली बात ये याद कर लो कि वैद्युत विभव निकालने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। जब हम कार्य की गणना करेंगे उसी से हम वैद्युत विभव को निकाल सकते हैं या वैद्युत विभव को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक बिंदु के लिए वैद्युत विभव का मान अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा, कि वैद्युत विभव की परिभाषा होती क्या है। तो देखो यहां पे दो हेडिंग मैंने लिखा है, एक है वैद्युत विभवांतर और एक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव की गणना हम कार्य द्वारा ही करा सकते हैं। आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लेके आइए या वैद्युत क्षेत्र से लेकर जाइए, जो आपको कार्य करना पड़ेगा इन आवेशों को ले जाने और ले आने पर, वह उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। अब जनरल भाषा में समझो, ठीक है, अगर किसी बच्चे को हम ढकेल लें, बहुत ताकत, दो बच्चे हैं, दो बच्चे खड़े हैं, एक ये, तो मैंने पहले वाले को ढकेला, फिर दूसरे वाले को ढकेला, दूसरे वाले को ढकेलने में हम लोग की हालत खराब हो गई, तो हम लोग अपनी बोलचाल में कहते हैं, अरे यार इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यदि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो भाई आपने इन दोनों बच्चों का पोटेंशियल नापा कैसे? तो कार्य किए ना, हमने उसको ढकेला, हमने बल लगाया, विस्थापन दिया, हमने दूसरे वाले पे ज्यादा बल लगाया, ठीक है, कम विस्थापन हुआ, इस पे हम कम बल लगा के ज्यादा विस्थापन दे दिए। हम कह रहे भाई सेकंड वाले पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसको ढकेलने में हम लोग की हालत खराब हो गई। इसका मतलब आप उसके पोटेंशियल का मापन कार्य से कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार किसी भी आवेश का वैद्युत विभव अगर आपको नापना है तो कार्य करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र में कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो देखो यहां पे दो हेडिंग है, इन दोनों जो हेडिंग है, जैसे वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, इन दोनों हेडिंग की जो मात्रक हैं, बीमाएं हैं, वो सब समान है, बस थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हमें समझना है। तो पहली बात आपको यह याद रखनी है कि अगर आपको विभव की गणना करनी है तो आपको कार्य कराना पड़ेगा। आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लेके आइए या लेकर जाइए, या वैद्युत क्षेत्र में ही घूमिए लेकर, तो वहां जो कार्य होगा उसी से हम वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का मापन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत विभवांतर। तो मान लेते हैं यहां एक समान वैद्युत क्षेत्र है। चलिए मान लिया कि यहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में यहां एक पॉइंट ए है, यहां एक पॉइंट बी है। दो बिंदु हमने बनाया, यहां ए पॉइंट, यहां बी पॉइंट। अब परीक्षण आवेश, अपना परीक्षण आवेश को हम ए पर रख देते हैं, आप बी पर भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसे ए से बी पर ले जाते हैं। तो हमने कार्य किया ए से बी, ठीक है, और किसको लेके गए? एकांक धन परीक्षण आवेश को। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं का वैद्युत विभवांतर कहलाता है।
समझ में आया? यानी इन दोनों के बीच में आपने एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में जो काम किए हो वही इन दोनों का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इक्वल वी बी माइनस वी ए। अब यहां आप कहोगे कि सर आपने कार्य किया है ए से बी, तो यहां पहले ए होना चाहिए यहां बी होना चाहिए, तो आपने उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर हम ये टेक्निक अपनाते हैं, अगर कार्य ए से बी हुआ है और बी ए लिखा जाए, तो इससे फायदा क्या होगा कि जहां हमें धन चिन्ह की आवश्यकता है धन चिन्ह मिलेगा, यानी अगर जहां पॉजिटिव साइन चाहिए वहां पॉजिटिव साइन मिलेगा। इसी प्रकार जहां ऋण चिन्ह चाहिए वहां ऋण चिन्ह मिलेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इससे हमारे जो साइन है यानी चिन्ह है, चिन्ह में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी अगर हम ये आजमा लें। क्या? ये लिखना सीख लें, ए बी में कार्य हुआ, सॉरी ए से बी में कार्य हुआ है, आवेश को ए से बी लेके गए हैं, तो विभवांतर आपको लिखना है वी बी माइनस वी ए। इसी प्रकार अगर हम आवेश को बी से ए लेके चले जाएं तो ये पलट जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस हमारा प्रॉपर चिन्ह है। जहां हमें पॉजिटिव की जरूरत हो वहां पॉजिटिव आए, धन चिन्ह की जरूरत हो धन चिन्ह आए, ऋण चिन्ह की जरूरत हो ऋण चिन्ह आए। ठीक है, बस इसलिए ऐसा किया गया है। तो यह वैद्युत विभवांतर है। वैद्युत विभवांतर में कार्य हमेशा वैद्युत क्षेत्र में ही होता है, लेकिन जब हम वैद्युत विभव की बात करते हैं तो मान लो यहां एक वैद्युत क्षेत्र है एक समान, यहां एक बिंदु ए है, लेकिन दूसरा जो बिंदु है, सॉरी यहां बिंदु बी रख देते हैं और दूसरा बिंदु ए अनंत पर रखते हैं, यहां अनंत है। ठीक है, अब यहां एक एकांक धन परीक्षण आवेश है। इस एकांक धन परीक्षण आवेश को बहुत धीमी गति से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु बी पे लाइए। यदि आप एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेके आ रहे हैं, तब वह कार्य जो आप कर रहे हैं आवेश को ले आने में, वह कार्य उस बिंदु का क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। वैद्युत विभवांतर में जो कार्य होगा वो ए बी बिंदु के बीच में ही होगा। ठीक है, और ये दोनों ए बी बिंदु वैद्युत क्षेत्र के अंदर रहेंगे। इसी प्रकार वैद्युत विभव की जब हम बात करते हैं तो वैद्युत विभव में एक बिंदु अनंत पर होता है और दूसरा बिंदु वैद्युत क्षेत्र के अंदर होता है। ठीक है, और यहां पे आवेश को हमको अनंत से लाना पड़ता है और कार्य की गणना करनी पड़ती है। ठीक, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है। तो चलिए अगर यहां पे देखो, इसमें कार्य ए से बी हो रहा है तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी, यहां भी लिख सकते हैं बटे क्यू नॉट इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अच्छा अब देखिए अनंत पर क्या होता है, अनंत पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा तो कार्य नहीं होगा, जब कार्य नहीं होगा तो विभव भी नहीं होगा, यानी अनंत पर जो विभव है, अनंत का विभव हम 0 लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार अगर सब चिन्हों को हटा दें क्योंकि केवल वी बी बचा, तो हम W अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइंड भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइंड कैसे कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में कार्य उस बिंदु का वैद्युत
विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने कहा ना कि मात्रक बीमा दोनों की समान होगी। ठीक, तो इसके बारे में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहां से थोड़ा स्पेस बना देता हूं इसको लिखने के लिए। लिख सकता हूं एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। सिंपल सा। ठीक है, तो ये दोनों को डिफाइंड करने का तरीका हो गया। अब हम इसके मात्रक बीमा लिख लेते हैं। अब देखो SI मात्रक जो होता है वो जूल पर कूलम होता है, जिसे वोल्ट भी कहा जाता है। ये वैज्ञानिक वोल्ट के सम्मान में विभवांतर या वैद्युत विभव का जो मात्रक है उसे वोल्ट कहा गया। ठीक है, तो चलिए CGS मात्रक स्टेट वोल्ट होता है और 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट। ये बात समझ में आ गई। बीमीय सूत्र, आप कार्य का बीमीय सूत्र और आवेश का बीमीय सूत्र रखेंगे तो आपको बीमीय सूत्र mL²T-3 A इनवर्स प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है उस हेडिंग को लगा लेते हैं हम लोग। चलिए, तो अगली हेडिंग हम लोग को देखना है वैद्युत बल संरक्षी बल है। इसको स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखो, संरक्षी बल का मतलब है कि अगर हम चक्रीय प्रक्रम में कार्य करें, चक्रीय प्रक्रम का क्या मतलब हुआ कि मान लो यहां A पॉइंट है, यहां B पॉइंट है और हम किसी भी वस्तु को A से B ले जाते हैं X रास्ते से, फिर B से A लाते हैं Y रास्ते से, और कुल कार्य हमारा 0 प्राप्त हो जाए तो हम कहते हैं कि इस तरह के बल जिनके अंतर्गत किया गया कुल कार्य का योग यानी नेट कार्य 0 प्राप्त होता है, संरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि वैद्युत बल भी संरक्षी बल है कि नहीं है। किस तरह से पता लगाएंगे? एकांक धन परीक्षण आवेश को A से B लेके जाएंगे, कार्य निकाल लेंगे, फिर B से A लेके आएंगे, कार्य निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के जोड़ने पर अगर 0 प्राप्त नहीं हुआ तो संरक्षी बल नहीं है, 0 प्राप्त हुआ तो संरक्षी बल है। तो मान लेते हैं कि ये जो बिंदु A और B है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यहां A और यहां छोटा सा B बना लेते हैं। यहां A का विभव भी A है और B का विभव भी B है। ठीक, अब देखो किस तरह से करना है। यहां पर लिख सकते हैं Q0 आवेश को X मार्ग से A से B ले जाने में कार्य, तो कार्य WAB/Q0 विभवांतर VB - VA ऐसा लिखना बताया था। अगर कार्य A से B है तो विभवांतर आप VB - VA लिखेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं देखो WAB, Q0 को इधर कर लो, ये हो गया VB - VA, Q0 इधर हो गया है ना। चलो, तो ये कार्य निकल आया। दूसरा क्या है, अब आवेश को वही जो एकांक धन परीक्षण आवेश है वो B पे पहुंच चुका है। अब B से हम इसको कहां लाने हैं? A। तो Q0 आवेश को
y मार्ग से b से a लाने में कार्य, बड़ा सिंपल सा है। कहां से ला रहे हैं? b से a, तो विभवांतर भी a माइनस भी बी। ठीक है, तो नेट कार्य W बराबर WAB माइनस नहीं जोड़ना रहेगा, नेट कार्य में तो जोड़ेंगे, WAB प्लस WBA नेट कार्य, कुल कार्य जोड़ दिया। WAB का जो मान है लिखा Q0 ब्रैकेट में VB माइनस VA और प्लस Q0 ब्रैकेट में VA माइनस VB। ठीक है, तो W बराबर, अगर यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये पलट जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा, प्लस ये तो कमाल हो गया, ये दोनों कट गया, W बराबर 0। यहां पर W बराबर 0 प्राप्त हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता। अगर मार्ग पर निर्भर नहीं करता तब जिस बल से यह कार्य हो रहा है वह बल संरक्षी होगा। अब यहां कौन से बल से कार्य हो रहा था? वैद्युत बल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल संरक्षी बल होते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आपको कार्य निकालना है तब हम मार्ग देखकर कार्य नहीं निकालेंगे, हम उन दो बिंदुओं का विभव देखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विभव देखकर ही कार्य निकाला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ें, तैयार करें। अभी तो इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे।